बिजनौर में एनआईए अफसर मोहम्मद तंजील के सनसनीखेज कत्ल के मामले में चश्मदीद उनके दोनों बच्चों के बयान आज पुलिस ने दर्ज किए। बच्चों ने बताया कि कैसे उनकी कार पर बदमाशों ने लगातार 3-4 मिनट तक जबरदस्त फायरिंग की और इस दौरान गोलियां खत्म होने पर बदमाशों ने दोबारा गोलियां लोड की। बच्चों के मुताबिक बदमाश उनके पिता की मौत होने तक गोलियां मारते रहे। तो ये बयान दोनों बच्चों का पुलिस ने दर्ज किया है। कल ही बिजनौर में एनआईए के ऑफिसर का कत्ल किया गया बेरहमी से, जब वो एक शादी समारोह से अपने परिवार के साथ लौट रहे थे। मोहम्मद तंजील ताबड़तोड़ गोलियां उन पर बरसाई गई, 24 गोलियां, जिनमें से 12 गोलियां उनके शरीर से निकाली गई, 9 गोलियां उनके शरीर को आर पार करके निकल गई थी और 3 गोलियां छूकर निकली थी। दोनों बच्चे जो जीवित बच गए क्योंकि उनके पिता ने आखिरी लम्हों में उनसे यह कहा कि फौरन सीट के नीचे छिप जाओ, और इस हादसे से बचकर बच्चे बाहर आए। उनका बयान पुलिस ने दर्ज किया, लेकिन दहशत में, तकलीफ में, आक्रोश में बच्चे पुलिस को अपना बयान दर्ज कराते हुए बिलख पड़े, दर्द छलक पड़ा। मां अभी भी जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। 2 गोलियां उनके शरीर से भी निकाली गई हैं। बाइक पर सवारों के 2 बदमाश आए थे और बच्चों ने जो बयान दिया उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि जबरदस्त तरीके से गोलियां बरसाई गई। जब एक बार गोलियां खत्म हो गई तो उसके बाद दोबारा से गोलियां लोड की गई और फिर फायर शुरू किया गया। एनआईए के अफसर मोहम्मद तंजील के कत्ल की दास्तां उनके बच्चों के दिलो दिमाग से निकल नहीं पा रही। पिता के कत्ल की एक एक तस्वीर उनके जहन में है। पिता की हत्या की वारदात देखने वाले बच्चे जब मीडिया के सामने आए तो रो पड़े। क्या हुआ? निकले थे शादी से, उसके बाद क्या हुआ था? हम लोग जब वहाँ पे जा रहे थे, अचानक से 2 लोग आए एक बाइक पे बैठ के। उन्होंने वो वहाँ पर इतनी जगह नहीं थी पुलिया पे, तो उन्होंने पापा ड्राइवर सीट पे एकदम से फायरिंग कर दी और वो फिर एक आदमी उतर गया, उसने मारता गया उन। अच्छा, उन लोगों को कभी उससे पहले शादी में देखा था? कहीं दिखे थे वो लोग पहले? उन्होंने हेलमेट पहन रखा था, मैंने देखा। कितने लोग थे वो लोग? 2 लोग। अच्छा, पापा ने उस वक्त आपसे कुछ बात किया, कुछ बोला? पापा ने बस इतना बोला था कि जैसे उनके पहली गोली लगी, पापा ने बोला कि झुक जाओ, नीचे झुक जाओ, मुझे और मेरी बहन से। अच्छा, कोई और आया उसके बाद मदद के लिए? कोई आया शोर मचाया? नहीं, कोई एक आए थे, लेकिन वो हमारी मदद नहीं किया, वो चले गए। गाड़ी कितने चलाई वहाँ से हॉस्पिटल तक? वहाँ से हॉस्पिटल तक मेरे दादू लेके गए थे मुझे। अच्छा, बताया जा रहा था शादी में देखा गया उन लोगों को बाइक लेके चक्कर मारते हुए। नहीं, पापा पहले भी निकल के अकेले गए थे उससे पहले, जब आप लोगों को लेके आए वापस? नहीं। बेटा, आप लोग पीछे सीट में नीचे बैठ गए थे, आप सिस्टर। मोहम्मद तंजील के दिल्ली के शाहीन बाग स्थित घर पर मौजूद थे आज तक संवाददाता शिवेंद्र। वहां के हालात की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। वो लोग थे एक बाइक पे, वो लोग आगे से आए, हमारी गाड़ी को देखकर पीछे यू टर्न लिया और पापा वाली साइड पे आके पीछे वाले ने शूटिंग करी। जब शीशा टूटा तो पापा की कंट्रोल खो गया, पापा की उसकी गाड़ी से आगे जाके गाड़ी डूब गई और वो मारते गए, पापा को मारते ही गए। उनकी गोली खत्म हो गई, तब भी वो भर के फिर से मारते गए, जब तक पापा बिल्कुल खत्म नहीं हो गए। मारी थी उन्होंने, गोली उसके अंदर भरी थी। पापा ने कभी कोई खतरा बताया था आप लोगों को? कुछ नहीं, पापा कुछ नहीं था, कभी कोई शेयर नहीं करा। पापा कुछ ऐसे अच्छे थे, वो कुछ नहीं करते थे, वो गलत काम वो कुछ नहीं करते थे। सरकार ने, पुलिस ने कभी कोई इसके बाद कुछ भी नहीं था। अभी जो सरकारी अधिकारी आए हैं उन लोगों ने आपको कोई दिलासा दिया, कुछ बताया कि क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे? नहीं, कोई नहीं आया। बाइक वाले वहाँ से भाग गए उसके बाद। हाँ। उसके बाद आप कितनी देर बाद वहाँ से निकले हॉस्पिटल के लिए? आपने फोन किया आप लोगों ने किसी कुछ नहीं, हम पागल की तरह चिल्ला रहे थे गाड़ी से उतर के, कोई था ही नहीं वहाँ, किसी को आवाज ही नहीं पहुँची थी क्या गोली की। पीछे से फिर टायर आ रहे थे मेरे, उन्होंने भी रखा जो करा। और हॉस्पिटल वालों ने क्या आपको वहाँ पे मदद नहीं करी? अभी वो हमसे पूछिए, इन बच्चे तो अपने रोने नहीं थे ना वहाँ हॉस्पिटल में। तो किस खौफनाक मंजर से ये बच्चे गुजरे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अपने पिता को कत्ल होते हुए उन्होंने इस भयानक वारदात में देखा। हमारे संवाददाता शिवेंद्र शाहीन बाग दिल्ली में जो मोहम्मद तंजील का घर है वहाँ मौजूद थे, वहाँ से उनकी रिपोर्ट देखिए। एनआईए डीएसपी तंजील अहमद की हत्या के बाद तमाम जांच एजेंसियां, एनआईए और एसटीएफ
इस पूरे मामले की जांच कर रही है। शाहीन बाग में ये तंजील अहमद का घर है, उस घर के भीतर इस वक्त एसटीएफ की टीम उनके परिवार वालों से, उनके भाई से बातचीत कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि क्या किसी वक्त तंजील अहमद ने कोई भी खतरे की बात उनसे की थी या कोई बात ऐसी शेयर की थी जो कि इस पूरे मामले में रोशनी डाल सके। आपको ये भी बता दें, जब एनआईए तंजील अहमद ने ज्वाइन किया उसके बाद अपने को लो प्रोफाइल रखते हुए उन्होंने अपने नेम प्लेट से भी नाम मिटवा दिया ताकि लोगों को ज़्यादा न पता चल पाया कि ये कहाँ रहते हैं। ये सुरक्षा के लिहाज से किया गया क्योंकि तमाम ऐसे मामलों की जांच तंजील अहमद कर रहे थे जो कि उनके लिए खतरा हो सकते थे। इसके चलते तमाम एहतियात बरता गया था। यानी कि इलाके के लोग भी नहीं जानते थे कि आखिरकार वो एनआईए में काम करते हैं। परिवार के लोगों को भी तमाम केसेस के बारे में जानकारी नहीं होती थी कि जिन जिन मामले में वो जांच कर रहे थे। हालांकि एनआईए और एजेंसीज इस बात को लेकर के हैरान हैं कि आखिरकार कौन सा मामला था जिसके चलते लोगों ने इतनी जघन्य हत्या तंजील अहमद की और जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया वो पूरा फुल प्लान मामला लग रहा है। और अभी तक जो शक है वो सिमी और दूसरे आउटफिट्स पर है जिनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त मौका वारदात पर तंजील अहमद मौजूद थे वहाँ पर कुछ फ़ोन एक्टिवेटेड थे, उनकी भी जानकारी जुटाई गई है जिनसे नेपाल और दूसरी जगहों पर कॉल की गई थी। अभी तक शक जताया जा रहा है कि इसमें सिमी और उससे जुड़े हुए आउटफिट्स का हाथ हो सकता है, लेकिन किसी भी नतीजे पर अभी जांच एजेंसीज नहीं पहुंची हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि कुछ वाइटल क्लूज, बड़ी लीड्स मिली हैं जिनके चलते हत्यारों तक बड़ी जल्दी पहुंचा जाएगा। कैमरामैन विपिन कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली, आज तक। इस हमले में मोहम्मद तंजील की पत्नी भी गंभीर रूप से जख्मी हुई। नोएडा के अस्पताल में फरजाना का ऑपरेशन किया गया और उनके शरीर से 2 गोलियां निकाल दी गई। अस्पताल के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रामकिंकर सिंह। अस्पताल के अंदर फरजाना के आसपास की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि ऑपरेशन के बाद उनके शरीर से 2 गोलियों को निकाला गया, लेकिन अभी भी डॉक्टरों की टीम का ये कहना है कि उनकी आंख में काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं। यही वजह है कि अगले 24 घंटे तक उन्हें क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। हालांकि डॉक्टर्स की टीम ने अभी तक उन्हें फिट फॉर स्टेटमेंट नहीं किया है। यही वजह है कि अभी तक एनआईए और दूसरी जांच टीमें की जो पूछताछ है वो फरजाना से नहीं हो पाई है। यानी इंतजार करना होगा पूरी तरह से फरजाना की ठीक होने का। कैमरामैन अश्विनी कुमार के साथ रामकिंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। और इस पूरे मामले पर एनआईए के आईजी संजीव कुमार का क्या कुछ कहना है, सुनिए। उन्होंने क्या कुछ इस पर बयान दिया वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यही है कि आखिर किस मकसद के तहत मोहम्मद तंजील का कत्ल किया गया, उन पर ऐसे घात लगाकर हमला किया गया। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। एनआईए के आईजी संजीव कुमार इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। क्या अभी जांच में चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हमारी टीमें, यूपी की टीमें अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। और इस वक्त और जानकारी के साथ शाहीन बाग से हमारे संवाददाता शिवेंद्र जुड़ गए हैं हमारे साथ। मोहम्मद तंजील का घर है ये। शिवेंद्र, आप बिल्कुल घर के बाहर ही मौजूद हैं। समझा जा सकता है कितनी मुश्किल स्थिति पूरे परिवार के लिए है। 2 बच्चे भी जब मीडिया के सामने आए बिलक बिलक कर रो पड़े अपनी आपबीती सुनाते हुए। कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंचा और क्या कोई अभी ऑफिशियल कुछ कह पाने की स्थिति में है? देखिए, साफ तौर पर तो ऑफिशियल सभी जांच के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि ये कहीं न कहीं से मामला उन सभी मामलों से जुड़ा हुआ है जो कि तंजील अहमद जांच कर रहे थे। कहीं लिंक उसके जरूर मिलते दिखते हैं, इसीलिए एनआईए के अधिकारी, एसटीएफ के लोग उन सभी केसेस की जांच कर रहे हैं जिनकी जांच तंजील अहमद के पास थी या डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। उसमें बिजनौर के भी केस हैं, उसमें दिल्ली से रिलेटेड भी केस हैं और पठानकोट से रिलेटेड भी केस है। लेकिन साफ तौर पर अभी एनआईए के अधिकारी कुछ भी इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि उनको जो लीड्स मिली हैं वो अभी कनेक्ट नहीं हो पाई हैं। लेकिन सभी केसेस के बारे में डिटेल निकाली गई है, उससे जुड़े लोगों से पूछताछ की गई है और जो इस पूरे मामले में सजा पाए हुए लोग जेलों में हैं उनको भी संपर्क किया गया है, जिससे साफ हो सके कि कहीं किसी को कोई ऐसा सुराग मिले जिससे साफ हो सके कि इतनी ब्रूटल हत्या के पीछे आखिरकार कौन लोग काम कर रहे थे। शुरुआती जांच में ये जरूर कहा जा रहा है कि सिमी का हाथ इसमें हो सकता है और उस इलाके में जो लोग हत्यारे थे वो कितने वक्त से जुड़े हुए थे, कितने वक्त से मौजूद थे, ये भी तस्दीक करने की कोशिश की जा रही है और कई लोगों से पूछताछ की गई है। उस कॉल रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है जो कि पीसीआर को 1:30 बजे के आसपास की गई, जिसके बाद पीसीआर पहुंची थी और एक शख्स को वहां लगातार ढूंढ रही थी जिसने कॉल किया था, लेकिन बाद में कॉल बंद कर ली थी। तो तमाम एंगल हैं जिनकी जांच अभी एनआईए, एसटीएफ और एटीएस सभी मिलकर के कर रहे हैं। लोकल पुलिस की मदद की जा रही है जियोग्राफिकल एरिया को समझने के लिए, ताकि जल्द से जल्द इस मामले तक पहुंचा जाए। लेकिन जितना बीभत्स कांड किया गया, जिस तरह से जघन्य हत्या ये खुलेआम की गई, उसने एनआईए समेत तमाम अधिकारियों को भी हैरान कर दिया है। एनआईए में एक अंदर एक गाइडलाइन दी गई है कि आगे से जो भी अधिकारी
कहीं मूव करेगा या बाहर जाएगा, चाहे व्यक्तिगत कारणों से ही जाए, वो बिल्कुल कई सवाल इस पूरे मामले ने खड़े किए और आगे चुनौती भी बड़ी होगी मकसद को खोजने की और इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ेगा। आपसे अपडेट्स हम लेंगे शिवेंद्र आगे। बड़ी खबर इस वक्त योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से आ रही है। बाबा रामदेव ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया है। बाबा रामदेव ने एक भीड़ को वो संबोधित फुटवर्क करेक्ट। Hi, this is Kohli very big. Maintain this, huh? Hi, this is Kohli very